हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये साइकोलॉजी की क्लास रहेगी 15th। पहले वाली 14 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले HPTET के एग्ज़ाम के लिए। जो नए बच्चे होंगे उनके लिए मैं बता देती हूँ कि इस सीरीज़ में हम HPTET के पुराने पेपरों में आए साइकोलॉजी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे कि आर्ट्स हो गया, JBT, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल एक्सेट्रा। इस सीरीज़ में 1000 के करीब क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जो है वो टॉपिक वाइज वीडियो अपने आने वाले टैट के लिए देख सकते हो। हमने अपने चैनल पे HPTET नॉन मेडिकल वालों के लिए फिजिक्स तथा मैथ्स का सिलेबस जो है वो टैट के लिए डाला हुआ है, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। अगर आपको ये सिलेबस वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो फिर इसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी कर लेनी है। और फिजिक्स और मैथ्स का जो सिलेबस हमने डाला हुआ है वहाँ से हमने मैक्सिमम टॉपिक जो है वो कवर भी कर दिए हैं। तो आपको जो फिजिक्स और मैथ्स के टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगी वहाँ पे मैक्सिमम टॉपिक कवर किए गए हैं। तो अगर किसी ने देखनी हो क्लासेस तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। और जीके, साइको तथा बायोलॉजी की आपको पुराने पेपरों के ऊपर इसी प्रकार की सीरीज़ जो है वो मिल जाएगी। जीके की 43 क्लासेस जो हैं अभी तक हो चुकी हैं, और वहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा बहुत कुछ बताया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो कुछ नए बच्चे होते हैं उनके लिए सब कुछ बताना पड़ता है शुरू में ही। अब स्टार्ट करते हैं। दिस स्टेज इन विच चाइल्ड बिगन्स टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज नोन एज। तो 29 का सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब मैं आपको यहाँ से एक्स्ट्रा बताती हूँ। जितनी भी स्टेजेस यहाँ पे बताई गई हैं ये रहेंगी पियाजे थ्योरी से। पियाजे थ्योरी जो है वो भी पेपरों में सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो किसकी है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, तो वो रहेंगी पियाजे की। ये स्टेजेस हैं पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहली स्टेज रहती है सेंसरी मोटर स्टेज। इसका टाइम पीरियड पेपरों में पूछा जाता है। इससे पहले इसी सीरीज़ में इन चारों में से किसी एक का, अब मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कि कौन सी वाली का पूछा था टाइम पीरियड, परंतु वो पेपरों में पूछा गया है। तो पीछे से जो डेली क्लासेस लगाते होंगे उनको आइडिया होगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है इससे पहले पूछा गया है, कौन सी स्टेज मतलब पूछी गई थी, उसका टाइम पीरियड क्या है। अब मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कि कौन सी पूछी गई थी, तो फिर से आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, पहली स्टेज रहेगी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका टाइम पीरियड रहता है बर्थ टू 18 मंथ तक। ध्यान रखना इसको, बर्थ टू 18 मंथ। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर की स्टेज रहती है वो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइम पीरियड रहता है 18 मंथ्स टू 7 ईयर्स तक। वाई लिख रही हूँ मैं, ईयर को शॉर्ट में 7 ईयर्स तक। वैसे तो इसका पूरा टाइम पीरियड रहता है 18 मंथ टू 7 ईयर्स तक, परंतु इसमें भी दो छोटे छोटे पार्ट इसके अलग अलग हैं। छोटे छोटे स्टेजेस के बीच में भी दो अलग से पाई जाती हैं। अगर उनके नाम आपसे पूछ ली जाए तो उनको भी सुन लीजिएगा आप साथ में ही। एक रहती है ईगो सेंट्रिक स्टेज। ईगो सेंट्रिक स्टेज, इसका टाइम पीरियड है 18 मंथ्स टू 4 ईयर तक। और सेकंड रहती है इंट्यूटिव स्टेज। इसका टाइम पीरियड रहता है 4 ईयर टू 7 ईयर तक। तो फिर टोटल हो गया ये दोनों को मिला करके, क्योंकि इसी के बीच में छोटे छोटे पार्ट हैं, दोनों इसी की स्टेजेस हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की। तो ये होती हैं, पहली होती है ईगोसेंट्रिक स्टेज जो कि 18 टू 4 मंथ तक होती है, और दूसरी होती है इंट्यूटिव स्टेज जो कि 4 टू 7 ईयर तक होती है। तब ये टोटल मिला के हो जाती है फिर 18 मंथ्स टू 7 ईयर्स तक। नेक्स्ट रहती है थर्ड नंबर पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइम पीरियड रहता है 7 टू 12 ईयर्स तक। और लास्ट वाली स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइम पीरियड जो है वो है फ्रॉम 12 ईयर्स टू एडल्टहुड तक। तो इस टाइम पीरियड को आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि आपके काम की चीज़ है ये। तो ये चारों के चारों जैसे मैंने बताया, ये पहली स्टेज है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये फोर्थ स्टेज है।
और दूसरी बात, ये टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा बहुत वेरी कर जाते हैं। कहीं पे 7 to 12 ना लिख के 7 to 11 लिखा होगा, तो आपने जो नियर बाई का ऑप्शन आपको मिलेगा उस पर वहाँ पे टिक करके आना है, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन अगर डालेगा थोड़ा बहुत एक आधा साल आगे पीछे करेगा तो उसके करीब फिर आपको दूसरा कोई वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो जो उसके आपको सबसे नज़दीक जैसा लगे, अप्रॉक्सीमेट होगा, उसी पे आपने टिक करके आना है। 30. Kindergarten system of education was proposed by। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। इसी सीरीज में ये क्वेश्चन मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, तभी बोलती हूँ सीधे क्वेश्चन आए तो उनको ध्यान रखा करो। ऑप्शन सी सही रहेगा, प्रोबेल। अगर सारी क्लासेस लगाने के बाद फिर भी किसी को क्वेश्चन नहीं आता होगा, जो डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, तो आप खुद देख लीजिए कि कितने ज़रूरी हैं जो सीधे क्वेश्चन रहते हैं वन लाइनर, तो आपको याद करने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो रिपीट होते हैं और आपको सीधे नंबर देते हैं। 17. Mentally retarded people have the IQ ranges from 25 to 39 are known as। मंद बुद्धि वाले लोग जिनका बुद्धि लब्धि स्तर 25 और 39 के बीच होता है क्या कहलाते हैं? पहला है हल्की मंद बुद्धि वाले, दूसरा है मध्यम मंद बुद्धि वाले, तीसरा है गंभीर मंद बुद्धि वाले, और डी रहेगा अति गंभीर मंद बुद्धि वाले। सही आंसर रहेगा इसके लिए सी, गंभीर मंद बुद्धि वाले। क्योंकि जब हम IQ का टेबल देखते हैं तो वहाँ से भी आइडिया लग जाता है कि इसमें इस रेंज में कौन से बच्चे पाए जाते हैं, क्योंकि हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जीनियस से हम नीचे की तरफ आते जाते हैं, एवरेज भी रहता है, बिलो एवरेज, सारे नीचे की तरफ आते हैं। तो सबसे नीचे आपको एक पॉइंट से ऊपर 0 to 25 रहता है, और उसके बाद फिर 25 to 39 आता है, जो नेक्स्ट वाला 25 to 40 के बीच में। उसमें आपको, तो आप खुद लगा सकते हैं कि इतने नीचे जाते जाते स्तर में कैसे बच्चे हो सकते हैं, हल्की मंद बुद्धि वाले, या फिर मध्यम मंद बुद्धि वाले, या फिर गंभीर मंद बुद्धि वाले, या फिर अति गंभीर मंद बुद्धि वाले। तो सही ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा सी। IQ का फार्मूला जरूर याद रखें, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। जिसको ये फार्मूला आता होगा उसका पेपर में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के भी डाला होगा तो आप उसे जरूर करके आओगे। और दूसरा बार बार बताती हूँ, फिर से बता रही हूँ, IQ मतलब इंटेलिजेंट कोशेंट। फार्मूला जो है IQ का दिया था विलियम स्टर्न ने। IQ का फार्मूला दिया है विलियम स्टर्न ने, विलियम स्टर्न। कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि कॉन्सेप्ट किसने दिया था IQ का, तो वो भी विलियम स्टर्न ने ही दिया था। अगर मेंटल एज का कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि किसने दिया था, तो वो दिया था अल्फ्रेड बाइनेट ने। मेंटल एज, अल्फ्रेड बाइनेट। और एक क्वेश्चन पहले आया था पेपर में कि सबसे पहले जो है वो IQ वर्ड किसने यूज़ किया था, तो वो किया था टर्मन ने। नेक्स्ट रहेगा हु प्रोपाउंडेड दी प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्ट पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? सही आंसर रहेगा इसके लिए किलपैट्रिक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन रहेगा कि इन ऑपरेशनल कंडीशनिंग द प्रोसीजर ऑफ नॉट रेनफोर्सिंग ए रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। सही आंसर रहेगा इसके लिए एक्सटेंशन, ऑप्शन बी। ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी जो है ये है स्किनर की। इसी को जो है वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या फिर रेनफोर्समेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग तथा रेनफोर्समेंट थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसके अलग अलग नाम रहते हैं और यहीं से पेपरों में क्वेश्चन बनता है और आपके काम की चीज़ रहेगी। इसलिए मैं तभी जब आते हैं तो मैं फिर से पूरा फोकस देती हूँ कि आपको अच्छे से बता दूँ, ताकि फिर आप कहीं पे गलत करके ना आओ। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग है स्किनर की, और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और रेनफोर्समेंट थ्योरी को इसी को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और रेनफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो एक चूहे तथा कबूतर के ऊपर जो है वो किया गया है। 12. Which of the following is a system of memory? निम्नलिखित में से कौन सी स्मरण की प्रक्रिया है? सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ऑल द अबव।
तो ये सारी की सारी आपने टर्म्स जो है मेमोरी में सुनी होगी। सीधा क्वेश्चन रहेगा ये भी डी, ऑल ऑफ दी एबव। इन तीनों को याद रखना, क्योंकि कहीं पे आपको ऑप्शन में इनमें से कोई एक मिल जाएगा और बाकी अलग अलग चीज़ें लिखी होंगी, तो फिर अगर पता होगा तो इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट रहेगा 13 दी फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी। सीधा क्वेश्चन है ये, स्मरण प्रक्रिया की पहली अवस्था कौन सी है? तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा एनकोडिंग, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना, सीधा क्वेश्चन है ये, पहली स्टेज पूछी गई है मेमोरी की। नेक्स्ट रहेगा 14 पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड। आंशिक या पूर्ण स्मरण का खोना क्या कहा जाता है? सीधा क्वेश्चन है ये भी। जैसे ऐसे क्वेश्चन हो तो उनको जरूर याद रखा करो, क्योंकि जैसे यहाँ पे दिए गए हैं आगे आएंगे तो वैसे ही मिलेंगे, क्योंकि इनका आंसर कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो इसे बोल देते हैं एमनीजिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये भी सीधा क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ ए शॉर्ट टर्म मेमोरी इज। लघु स्मरण का अंतराल होता है। तो सही आंसर रहेगा इसके लिए बी, 20 सेकेंड। इस पेपर में सीधे क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो जैसे हैं इनको ऐसे याद कर लेना जितने भी सीधे क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये। नेक्स्ट रहेगा विच ऑफ द मेंटल एक्टिविटीज़ इज इन्वॉल्व इन थिंकिंग। चिंतन में कौन सी मानसिक प्रक्रिया चलती है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, इन्फेरिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, रीजनिंग, ऑल ऑफ दी एबव। तो ऑप्शन जो है इसके लिए डी रहेगा, क्योंकि एक बार खुद इन सारे ऑप्शन को पढ़ के देखो। निष्कर्ष निकालना, अमूर्त प्रक्रिया, तर्क वितर्क प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो ऑल दी एबव जो है सही आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें सभी आते हैं। मेंटल एक्टिविटी में ये सभी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं, तो इसका आंसर जो है वो ऑल दी एबव रहेगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपकी माइंड पे डिपेंड करता है कि आप इसका आंसर कैसे दोगे। बाकी आपके लिए कल के लिए काम रहेगा, आपके डैड को काफ़ी कम टाइम बचा है अब, तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अब आपको भी। तो इतनी क्लासेस आपने पीछे से डेली लगाई होंगी, और जिन क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा फोकस देती हूँ तो वो आपने भी सुना होगा कि मैं बार बार बोलती हूँ अगर किसी चीज़ को, तो वहीं से मैं क्वेश्चन फिर आपसे पूछती हूँ, क्योंकि अगर वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आपने मुझे प्राइमरी लॉज जो रहेंगे वो आपको पता है 3 हैं थॉर्नडाइक के, तो लॉज ऑफ लर्निंग आपने बताने हैं, सिर्फ प्राइमरी लॉज ही बताना। लॉज ऑफ लर्निंग में सिर्फ प्राइमरी लॉज ही बताना थॉर्नडाइक के, मैंने काफ़ी बार आपको ये खुद बताए हुए हैं। और अगर किसी को ये पुराने पेपर चाहिए होंगे तो ज़रूर कमेंट करें, विद टिक्स आपको ये मिल जाएंगे। टिक लगे होंगे अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की, तो अगर चाहिए होंगे तो ज़रूर कमेंट करें, आपको ये मिल जाएंगे। थैंक यू।